हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फिस्कल पॉलिसी में द फिस्कल पॉलिसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। अब बच्चे क्या है, हमने फिस्कल पॉलिसी के मेजर्स सारा कुछ पढ़ लिया है। भी फिस्कल पॉलिसी किसके अंडर काम करती है? ये गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। तो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, या कोई इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाए मार्केट में तो गवर्नमेंट कैसे काम कर सकती है। उसी तरीके से जो आपकी फिस्कल पॉलिसी है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है आपकी इकोनॉमी की डेवलपमेंट करने के लिए, मोस्टली अंडर डेवलप कंट्रीज़ में। तो इसमें गवर्नमेंट क्या क्या जो है प्रॉपर फिस्कल पॉलिसी को अपना सकती है, तो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में यही है कि फिस्कल पॉलिसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो फिस्कल पॉलिसी की वजह से ही जो गवर्नमेंट है एक अंडर डेवलप कंट्री में वो क्या है, कौन कौन से काम कर सकती है। इज इट एक्ट्स एज एन इन्वेस्टर, ठीक है, एक डिपॉजिटर और एक स्टेबलाइजर एंड इनकम रीडिस्ट्रीब्यूटर का काम कर सकती है। तो इस तरीके से हमें ये पता लग रहा है जो गवर्नमेंट है देखो वो इन्वेस्ट भी करती है इकोनॉमी में, वो डिपॉजिट भी करवाती है, वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज भी रखती है। फिर वो जो इनकम है उसको जो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम आती है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने में भी काम करती है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फिस्कल पॉलिसी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए? सबसे फर्स्ट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो होता है हर इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए वो होता है कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही क्या होता है कि जैसे कहीं ना कहीं से आपको इनकम रिसीव होती है, ठीक है। इनकम अगर आपकी बढ़ती है, इनकम बढ़ने से क्या होगा कि आप जो इसमें सेविंग को बढ़ाते हो, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है जितनी इनकम बढ़ेगी देखो उतनी ही सेविंग भी बढ़ती है। सेविंग बढ़ेगी तो सेविंग से क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पैसा लगाया जाता है, कहीं ना कहीं निवेश किया जाता है और उसी से बच्चे होती है आपकी कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, दैट एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक, जिसको हम लोग पूंजी निर्माण भी कह सकते हैं, ठीक है, कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो कैपिटल है उसको जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं हमारे कंट्री में, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से यूज़ किया जाए, इधर से उधर लेकर जाया जाए, मोबिलाइज किया जाए और उसको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में लगाया जाए। तो ये भी किसके थ्रू पॉसिबल है, कुछ फिस्कल मेजर्स के थ्रू। फिस्कल मेजर्स में हमने पढ़ा उसमें हम टैक्सेस लेते हैं, पब्लिक डेप्ट लेते हैं और डेफिसिट फाइनेंसिंग को भी लेते हैं। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, दीज आर द टैक्स रेवेन्यू। पब्लिक डेप्ट हो सकता है, छोटी छोटी सेविंग्स हो सकती है और इनकम हो सकती है कुछ पब्लिक एंटरप्राइजेस से। तो कहाँ से जो है वो गवर्नमेंट है अपने पैसे को रिसीव कर पाती है। जो हमारे अंडर डेवलप कंट्रीज़ में जो रेट होता है कैपिटल फॉर्मेशन का वो कितना है, वो जस्ट 5 से लेके 10% का रेट होता है। ये बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि अंडर डेवलप कंट्रीज़ में क्या होता है, लोगों की आमदन कम होती है, उनका जो कैपेसिटी है सेव करने की, प्रोपेंसिटी टू सेव करने की, वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। और हमने पढ़ा ही है जो सेविंग होता है वही तो क्या है, जो क्रक्स है, प्रिंसिपल सोर्स है आपके कैपिटल फॉर्मेशन का। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब तक एक कंट्री में नहीं हो सकती जब तक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी का वो ये है कि कैपिटल फॉर्मेशन को कैसे आगे बढ़ाना है, उसको स्टिमुलेट कैसे करना है। तो फर्स्ट आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल फॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव फिस्कल पॉलिसी से क्या है, कवर अप हो सकता है। सेकंड है आपके पास इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ही क्या होता है कि हमारे जो राष्ट्रीय आमदन है, नेशनल इनकम है, ठीक है, उसका बढ़ना
और वो भी क्या होता है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो नेशनल इनकम है वो भी बहुत कम होती है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा फिस्कल पॉलिसी का इन कंट्रीज़ में, ताकि नेशनल इनकम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। और जो फिस्कल पॉलिसी है वो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बड़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो किस तरीके से फिस्कल पॉलिसी काम करती है? फॉर इंस्टेंस, टू इफ़ेक्ट सच चेंजेस इन द टैक्सेशन सिस्टम एज प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि टैक्सेशन सिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस किए जाएं जिनसे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर पाए लोग, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें। सेकंड है आपके पास भी पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेब्ट शुड मोस्टली बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, कि जो भी सरकार के द्वारा खर्चा किया जाता है या कर्जा लिया जाता है उनको कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, कुछ प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए, कुछ आपके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो, ताकि कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो सके, वो भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट ही होती है। बेसिक इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप किया जाना चाहिए कंट्रीज़ में। और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है इंडस्ट्री से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, पावर, ऐसे ही प्रोग्राम्स क्या है अपनाने चाहिए। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या है बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, मेजर्स लिए हैं, ताकि जो भी हमने डायरेक्शन ली थी आपकी प्लानिंग पीरियड की, हमने पढ़ा हो ना 5 इयर्स प्लान जो लागू हुए थे, ठीक है, उस तरीके से हमने क्या है कुछ टारगेट्स रखे थे कि इन टारगेट्स को हमने अचीव करना है। तो इसी तरीके से अगर आपके जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती है कहीं न कहीं, तो नेशनल इनकम भी क्या है उसी तरीके से बढ़ सकती है। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी देखो बच्चे इनकरेजमेंट मिलेगी। अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती है उससे नेशनल इनकम बढ़ती है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कंट्री में देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से नेशनल इनकम और ज़्यादा बढ़ सकती है। थर्ड पॉइंट है दैट देयर इज acute shortage of private entrepreneurs in underdeveloped countries. This shortage can be removed by the government by its fiscal policy. अब शॉर्टेज होती है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की, तो इस शॉर्टेज को भी गवर्नमेंट की हेल्प से दूर किया जा सकता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो खर्चा करे नई से नई इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए, या जहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर रिस्क नहीं लेना चाहते वहाँ पर रिस्क लेती है आपकी गवर्नमेंट। तो इस तरीके से क्या है एक प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ को, जैसे अगर सपोज़ करो कोई टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं, उसमें गवर्नमेंट उनको कंसेशंस दे सकती है, जिस तरीके से वो आगे आएँ और अपनी कोई फर्म या कुछ नए एंटरप्राइजेज़ को सेटअप कर सके। तो गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ को, ताकि वो कुछ ना कुछ अपनी सूटेबल फिस्कल पॉलिसी को अपना सके। अब यहाँ पे दिया गया है कि गवर्नमेंट क्या है एग्जेम्प्ट कर सकती है जो नए कोई एंटरप्राइजेज़ खुले हैं उनको टैक्सेस की पेमेंट में, ठीक है, या लगाती नहीं है या बहुत कम लगाया जाता है, या फिर जो डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ आगे आए हैं उनको सब्सिडीज़ भी दी जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो तभी तो वो आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कंट्री में इन्वेस्ट कर पाएंगे। थर्ड है दैट इज़ प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जा सके। और अगर हम लोग रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं तो हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। अब पहले से ही हमारे पास क्या होती है, शॉर्टेज होती है रिसोर्सेज की। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ही क्या है, भी जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके आपकी कंट्री में। तो इंडस्ट्रीज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट मे नॉट अट्रैक्ट सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ द लो रेट ऑफ प्रॉफिट। और जो इंडस्ट्रीज हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ पे जो प्रॉफिट का लेवल होता है बड़ा ही कम होता है। और दूसरी तरफ जो रेट ऑफ प्रॉफिट होता है जो हाई होता है जिन इंडस्ट्रीज़ में, वो कहाँ पर होता है, जो लग्जरीज आइटम्स को बना रही होती है, या जो ऐसी गुड्स जो नॉन असेंशियल है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो एक फिस्कल पॉलिसी, एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी से क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसे इंडस्ट्रीज़ में की जाए जो एसेंशियल गुड्स बनाती हों, जिनसे उन्हें क्या है कुछ सब्सिडीज़ दी जाए, उन पे टैक्स ना लगाया जाए। तो टैक्सेशन पॉलिसी की हेल्प से हम लोग उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोग ऐसी चीज़ें बनाओ, ठीक है, पब्लिक जो एक्सपेंडिचर है वो
इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए जहाँ पे आपके ज़्यादा रिसोर्सेज का यूजेज हो सके। और दूसरी तरफ क्या है, टैक्सेशन जो हम लोग लगाते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं वो इस तरीके से लगाने चाहिए, बट लेविड इन अ सेक्टर प्रॉम्प्ट जिसमें बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रही है रिसोर्सेज की, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए। इस तरीके से टैक्स लगाना चाहिए भी उनका जो खर्चा है वो सोशल जो कॉस्ट आ रही है उसको डिस्करेज किया जा सके। तो यहाँ पे देखो मतलब क्या है, यहाँ पे सारा का सारा काम है ना वो टैक्सेस कर पा रहे हैं कि टैक्स जो है उन पे नहीं लगाना है। जो ऐसे इंडस्ट्रीज़ जो हमारे अच्छे के लिए काम कर रही हैं, जो असेंशियल गुड्स को बना रही हैं, और उन इंडस्ट्रीज़ पे टैक्स लगा देना चाहिए जो उन नॉन असेंशियल गुड्स की सप्लाई करते हैं या जो लग्जरी आइटम्स की सप्लाई करते हैं, ताकि वो भी क्या है उधर से शिफ्ट होके असेंशियल गुड्स की तरफ जा सके। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप का भी जो पेज बना हुआ है, और फेसबुक को भी लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी। इसमें आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं टाइम टू टाइम, जब भी आपको कोई ना कोई वीडियो अपडेट की जाएगी तो आपको वहाँ पे मैसेजेस शो हो जाएंगे। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपके पास, मिनिमाइजिंग द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये बहुत ज़रूरी है। जो असमानता पाई जाती है, इनइक्वलिटी पाई जाती है हमारे इनकम में, वेल्थ में, वो कम से कम होनी चाहिए। और इसमें क्या कौन साथ दे सकता है, तो गवर्नमेंट ही साथ दे सकती है। तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है जो ये इनइक्वालिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो। तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो ये इनइक्वालिटीज़ को दूर करना ही पड़ेगा, नहीं तो सोशल जस्टिस नहीं हो पाएगा हमारे कंट्री में, इकोनॉमी में। तो जो ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी का वो यही होना चाहिए ताकि इनइक्वालिटीज़ को रिमूव किया जा सके। तो गवर्नमेंट क्या करती है इसके लिए, दैट गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैक्सेस एट द प्रोग्रेसिव रेट्स, जो कि गवर्नमेंट अपनाती भी है। जैसे स्लैब्स होती है ना, बजट में स्लैब्स बनाई जाती हैं, ये इनकम से लेके इनकम तक इतना टैक्स लगेगा। तो ये किस तरीके से स्लैब्स बनती हैं, ये होते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जिसकी ज़्यादा आमदन होगी उतना ज़्यादा ही उस पर क्या है टैक्स लगेगा। तो इसी तरीके से क्या है गवर्नमेंट अपनाती है प्रोग्रेसिव टैक्सेस, वो लगाए जाते हैं। रिच पे उसका क्या बर्डन क्या पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो जो वेल्थ कलेक्ट होती है, अब रिच से जो हम लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे वो कहाँ पे गवर्नमेंट को लगाना चाहिए, कहीं ना कहीं सोशल सर्विसेज करने पे, ताकि जो पुअर है, ठीक है, उनको हेल्प मिल सके। फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गया, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो गया। और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए किन पे, लग्जरी गुड्स पे। एंड प्राइजेज ऑफ असेंशियल गुड्स कैन बी लोअर्ड बाय प्रोवाइडिंग द सब्सिडीज। और जो असेंशियल गुड्स चाहिए हमारी इकॉनमी को, उनका प्राइस कम से कम रखना चाहिए ताकि उनको सब्सिडीज मिलके उनका प्राइस कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो सूटेबल टैक्सेशन और जो एक्सपेंडिचर पॉलिसी को अपना के जो गवर्नमेंट क्या है इनइक्वालिटीज़ को दूर कर सकती है। कुछ इकोनॉमिस्ट ने क्या माना है, इस इनइक्वालिटी को कंसिडर दिस इनइक्वालिटी रेलिवेंट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उनके अकॉर्डिंग क्या होता है दैट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इनकरेज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। उनका ये मानना था कि इनइक्वालिटी होनी चाहिए इकोनॉमी में, क्योंकि वो मानते थे जो सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ज़्यादा इनकरेज होती है इन इनइक्वालिटी से। क्योंकि रिच के पास ज़्यादा पैसा जाता है तो रिच उसका पैसे को सेव करता है, इन्वेस्ट करता है। लेकिन ये चीज़ सही हो सकती है लेकिन बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट तक। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बच्चे क्या होता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए कंट्री में, इकॉनमी में, ताकि जो सबको एक तरीके की सहूलत मिल सके, ठीक है। जैसे कि हमारे भी इधर क्या है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम ही चलता है, ताकि वेल्दी लोगों से, रिच लोगों से ज़्यादा पैसा कलेक्ट किया जाए और गरीब लोगों पे लगाया जाए। फिफ्थ पॉइंट है आपके पास, कंट्रोल ओवर द इन्फ्लेशन। With a view to raising the volume of investment to accelerate economic growth, government of underdeveloped countries take recourse to deficit financing. अब जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है अंडर डेवलप कंट्रीज़ में, ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, वो करती है आपके पास डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब वही
प्रिंटिंग ऑफ न्यू नोट्स, ताकि जो मनी की सप्लाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। उससे क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा जाएगा, वो ज़्यादा क्या है डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, परचेजिंग पावर उनके पास ज़्यादा होगी। लेकिन इसमें होता क्या है, एक तरफ तो ये सही है कि लोगों के पास सप्लाई जो मनी की वो बढ़ेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना पसंद करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि पीछे से सप्लाई भी उतनी हो रही है। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, डेफिसिट फाइनेंसिंग से क्या हुआ है कि बच्चे, सप्लाई तो बढ़ गई है मनी की, लेकिन पीछे जो गुड्स है, सर्विसेज है, उनकी सप्लाई थोड़ी बढ़ी है, ये तो मनी की सप्लाई बढ़ी है ना। तो डिमांड क्या हो जाती है, सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, और प्राइजेस क्या होंगे फिर, बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, पीछे से सप्लाई है नहीं। तो डिमांड को सप्लाई के बराबर लाने के लिए प्राइजेस को ज़्यादा किया जाता है। तो इन्फ्लेशन का बड़ा ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो फिस्कल पॉलिसी को यूज़ किया जाता है इसके लिए, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं, ताकि जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो उसको मेंटेन करके रख सके। अब इस तरीके से क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप्स ले सकती है। फर्स्ट है रिड्यूसिंग द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल थ्रू कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम। अब लोगों के हाथ में हमने पैसा कम करना है, ठीक है, ताकि वो डिमांड कम करें। तो हम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट क्या अपनाती है, कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम्स को अपनाती है। जैसे हमने देखा ना बच्चे, प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है, आपके पास जो इनकम आती है, कुछ पैसा डायरेक्टली गवर्नमेंट आपको पैसे पहले ही कट करके देती है आपकी इनकम। अगर सपोज ना 50,000 इनकम है, तो आपके पास सपोज 40,000 ही मिल पा रही है, तो 10,000 पहले ही गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है, वो पीएफ अकाउंट में जाता है। वैसे ही कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम भी यही होते हैं, भी ये कंपल्सरी होता है, भी कुछ ना कुछ पैसा आपने डिपॉजिट करके ही रखना है। इस तरीके से आपके हाथ में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेकंड है मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज थ्रू द पब्लिक डेप्ट। अब जो डेप्ट वगैरह ले रखा है, उसके पब्लिक डेप्ट की वजह से क्या है, जो रिसोर्सेज है उसको अच्छे से मोबिलाइज करना, यूज़ करना, इधर से उधर लेके जाना, तो ये भी हम लोग अपना सकते हैं। थर्ड है लेविंग ऑफ द एक्सपेंडिचर टैक्स, भी जो आप खर्चा कर रहे हो उन पे भी टैक्स लगना चाहिए, ताकि लोग कम से कम खर्चा करें, कम से कम डिमांड करें। फिर है इम्पोजिंग मोर टैक्सेस ऑन द रेंटियर क्लास, जो आपके रेंट्स वाली क्लास होती है, ठीक है, जो रेंट लेती है कहीं ना कहीं, जो घर रेंट पे दिया होता है, कुछ भी रेंटेड क्लास है, उन पे भी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाना चाहिए, ताकि वो अपनी इनकम में से कम ही स्पेंड कर सकें। फिर रेजिंग द रेट ऑफ द कैपिटल गेंस टैक्स। अब कैपिटल गेंस टैक्स क्या होता है, जो ऐसा टैक्स जो प्रॉफिट्स पे लगाया जाता है, जैसे हमने कोई एसेट बेच दिया, ठीक है, उस पर कोई ना कोई टैक्स लगाना, तो इस टैक्स से क्या होगा, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जाएगा और आपके पास पैसा कम बचेगा। फिर है इनकरेज करना, लोगों की हैबिट को बढ़ाना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकें, मतलब स्पेंडिंग कम करें और सेविंग ज़्यादा करें। फिर है रेजिंग द परसेंटेज डिडक्शन ऑफ प्रोविडेंट फंड, जो मैंने आपको पहले ही बताया, भी जो पीएफ है उसको बढ़ा दो, ठीक है, जो आपके पास पैसा है बल्कि वो फ्लो कम कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव हो सके। फिर है मेकिंग ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन सच प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स एज हैव शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड, कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट उन प्रोजेक्ट्स में किया जाना चाहिए जिनको बनने में, ठीक है, हमने शुरुआत की और उसको आखिर तक बनने में जो टाइम पीरियड है वो कम से कम लग सके। फिर है इनकरेज करना ज़्यादा प्रोडक्शन को। हम देखो एक तरफ तो क्या कर सकते हैं, डिमांड ग्रेटर होती है ना सप्लाई से, एक तरफ तो डिमांड को हम लोग कम कर सकते हैं, दूसरी तरफ सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं। तो और क्या कारण होंगे, ये इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो ताकि सप्लाई बढ़ सके। फिर है ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जाना चाहिए बाय द वे ऑफ पब्लिक बोरोइंग एंड यूजिंग द सेम इन द प्रोडक्शन प्रोजेक्ट। पब्लिक से बोरो करो ताकि उनका जो पैसा है गवर्नमेंट के पास आ जाए, और गवर्नमेंट इनको कहाँ यूज़ करेगी, प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स में। देखो सप्लाई बढ़ा देगी, तो ये भी बहुत अच्छा मेजर हो सकता है। सिक्स्थ है आपके पास पॉइंट, रिडक्शन इन द अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर डेवलप इकोनॉमीज़ जो होती हैं
वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं और ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत टाइम तक रहती हैं और बड़े ही लार्ज स्केल पे देखी जाती है। तो जो ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी का वो क्या होना चाहिए, भी अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। तो फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकती है। सबसे पहली है बच्चे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है कि ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो कुछ ना कुछ बिजनेस साइकिल्स की वजह से आती है और ये बड़े ही लंबे समय तक रहती है। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से क्रिएट होती है इकोनॉमी में और ये ऐसे होती हैं, ये कंट्रीज़ क्या करती हैं, मोस्टली एक्सपोर्ट देयर रॉ मटेरियल, मतलब अपना जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो बाहर की कंट्रीज़ में देखो बेचती है। अब बाहर की कंट्रीज़ में ही अगर उस रॉ मटेरियल की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, तो हमारी इकॉनमी पे तो उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि साइक्लिकल चेंजेस आ रहे हैं इकॉनमी में, डिमांड कम हो गई वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में ड्यू टू साइक्लिकल डिप्रेशन, तो देन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट झेलना पड़ेगा। अब क्यों, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं अब वहाँ पे डिमांड नहीं है तो उन लोगों को निकालना पड़ेगा, तो उसको क्या हो जाएंगे, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को अपना खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, बट इट इज़ नॉट लाइकली टू हैव एन सैल्यूटरी इफेक्ट। लेकिन इसका कोई मतलब ये नहीं है कि अनवेलकम इफेक्ट पड़ेगा, कुछ गलत होगा इकॉनमी में, क्योंकि जब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है ना तो लोगों की इनकम भी बढ़ती है। और जो ये इंक्रीज इनकम है वो कई बार क्या है, लोग कहाँ पे स्पेंड कर देते हैं, इंपोर्ट करने में, ठीक है, बाहर का सामान मंगवाने में इधर, या फिर कॉन्स्पिशियस कंजप्शन। कॉन्स्पिशियस कंजप्शन क्या होता है, भी ऐसी कंजप्शन जो लग्जरीज आइटम पे खरीदने पे लगाई जाती है, कुछ लैविश चीज़ें खरीद, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्पेंडिंग की जाती है ऑन इम्पोर्ट्स विल नॉट जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। अब लोगों के हाथ में पैसा तो आ गया, लेकिन वो पैसे का अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर रहे, वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो कॉन्स्पेशियस कंजप्शन कर रहे हैं, इससे देखो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी नहीं। तो एक्सपेंडिचर है जो कॉन्स्पेशियस कंजप्शन का, इससे होगा क्या, इससे होगा कि जो प्राइजेस है वो धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, बल्कि आउटपुट एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी नहीं लेकिन प्राइजेस बढ़ जाएंगे इकॉनमी में। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि हमारे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है ना वो लिमिटेड है। अब देखो यहाँ पर भी लोगों के पास आमदन है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको स्पेंड कर रहे हैं, अब डिमांड वो ज़्यादा कर रहे हैं, पीछे से वही चक्कर, अभी सप्लाई तो है ही नहीं ना, तो प्राइजेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ मीटिंग राइजिंग डिमांड, ठीक है, वो अब डिमांड को पूरा कर ही नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके से जो ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी का इन कंट्रीज़ में वो ये होना चाहिए, टू शुड बी मॉडर्नाइज एंड डाइवर्सिफाई द इकॉनमी। इसका मतलब ये होता है कि हम जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किस में करनी चाहिए, वो नई नई इंडस्ट्रीज़ खोलनी चाहिए, ताकि उससे क्या हो, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ की भी ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके, एग्रीकल्चर भी डेवलप करे, और इसी तरीके से हम लोग अपनी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो पैसा यहाँ लगाना चाहिए, ना कि हम कह सकते हैं कि सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर करे ताकि लोगों के हाथ में इनकम बढ़े, क्योंकि वो इनकम है ना बच्चे, वो इम्पोर्ट या फिर कॉन्स्पिशियस कंजप्शन पे भी लग सकती है, तो इसका भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है, हमारी कंट्री पे। सेकंड है आपके पास फिस्कल पॉलिसी एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। बहुत सारी बेरोजगारी दिखने को मिलती है आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे फॉर एग्जांपल कि 1 हेक्टेयर लैंड है, वहाँ पे आपको क्या है, 4 बंदे ही चाहिए, ठीक है, उस टोटल प्रोडक्शन करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पे 7 जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। इसका मतलब जो 3 लोग हुए हैं वहाँ पे वो तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, वो देखने को लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, बट असल में उनका होना या ना होना एक बराबर है। उनको निकाल भी दोगे ना तो भी प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि 4 लोग भी अपना अच्छे से काम करके उस 1 हेक्टेयर लैंड में प्रोडक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में ही पाई जाती हैं, जब हद से ज़्यादा लोग काम करने लगे हों किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में, और जितने हमें चाहिए भी नहीं। इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाया जा सके। तो प्रोफेसर राजा जेचलैया का ओपिनियन क्या था कि मेन ऑब्जेक्टिव फिस्कल पॉलिसी का है दैट शुड बी टू
फोस्टर द मैक्सिमम रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन हो सके विदाउट द इन्फ्लेशन। तो स्टेबिलिटी आनी चाहिए इकॉनमी में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेट ऑफ सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ये कम नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से बाय इंक्रीजिंग द रेशियो ऑफ सेविंग इन इनकम द इकॉनमी वुड नॉट ओनली बी एबल टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बट टू मेंटेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर सेविंग बढ़ती है, ठीक है, इनकम बढ़ने से, तो इससे ना ही बेरोजगारी दूर होगी लेकिन हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी पा सकते हैं। तो प्रोफेसर राजा जेठमलानी देयरफॉर कंक्लूड्स दैट कैपिटल फॉर्मेशन और जो प्लान डेवलपमेंट है बड़ा ज़रूरी है, बड़ा बेनिफिशियल है, ताकि साइक्लिकल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सके। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे फिस्कल पॉलिसी के? सबसे पहला, टू रिड्यूस कंजप्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेविंग। सेकंड क्या है? टू इंक्रीज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और थर्ड क्या है? टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्शन ऑक्यूपेशंस। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फिस्कल पॉलिसी के। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट, टू करेक्ट डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट क्या होता है? जब इम्पोर्ट ग्रेटर हो जाए किससे? एक्सपोर्ट से, ठीक है। इसे कहते हैं कि हमारा जो BOP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो लॉस में चला गया, वो अनफेवरेबल हो गया। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में मोस्टली क्या होता है? डेफिसिट में ही होता है, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट्स हमेशा क्या है? ज़्यादा होते हैं एक्सपोर्ट से। तो इसी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी कैसे काम करेगी? गवर्नमेंट अब क्या करे? इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दे और एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करे। अब जो भी लोग एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं या ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो हम लोग बाहर बेचते हैं, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दें, ताकि वो लोग और ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ उन एक्सपोर्ट गुड्स की। और जो लोग बाहर से लग्जरी आइटम मंगवाते हैं या नॉन एसेंशियल गुड्स मंगवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, उन पे क्या लगनी चाहिए? इंपोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए। तो फिस्कल पॉलिसी यूज़ होती है ताकि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को इनकरेज कर सकें। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? बाहर से ना खरीद कर आप अपनी कंट्री में ही वैसा ही सामान बनाना शुरू कर दो, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इस तरीके से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो हमें डेफिसिट देखने को मिल रहा है ना, उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ा के और इम्पोर्ट को कम करके, डिस्करेज करके, विद द हेल्प ऑफ द सूटेबल फिस्कल पॉलिसी। तो शॉर्ट पे हम कह सकते हैं कि फिस्कल पॉलिसी के क्या क्या मेजर्स होने चाहिए? एक, कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाना, नेशनल इनकम को बढ़ाना, फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना और जो भी इकोनॉमिक या इनकम इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं उनको दूर करना। तो ये था बच्चे आपका फिस्कल पॉलिसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे काम करते हैं, साथ में मिलके हम लोग कैसे इकोनॉमिक में डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।